Hello friends, welcome back to my channel Portofile Sally। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी गई कहानी बेटों वाली विधवा के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी की ऐसे ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, लेकिन लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी। एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढाढ़स हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। जब तक वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो सारी बहुएं उनकी साड़ी छाटती। सारा घर उनके इशारों पर चलता था। बड़ा लड़का कामता नाथ एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और उनकी साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़की में वह दुर्व्यसन, वह छैलापन, वह लुटाऊपन ना था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है। फूलमती घर की मालकिन थी। गो की कुंजिया बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम ना था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक ना मंगा सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल 13 थी। ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी के लोग आमंत्रित होंगे। उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टिन आ रहे हैं, साग भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के दिन दान की चीजें लाई गईं, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेनें आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेसी का फैसला करती, तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वह आटा 3 ही बोरा क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह साग भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी, तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, एक कहा तो एक। किसी ने मीन मेख ना की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह स्वीकार क्यों कर रही है? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में ना रहा गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामता नाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरी लाए? मैंने तो 5 बोरी के लिए कहा था और घी भी 5 ही टिन मंगवाया। तुम्हें याद है, मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे। यह कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना ना की, अपनी भूल भी स्वीकार ना की, लज्जित भी ना हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरों के लिए 5 टिन ही घी काफी था। इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है? है, क्यों नहीं है?
लेकिन अपना लाभ हानि तो हम समझते हैं। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में ना आया। अपना हानि लाभ, अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वह आप है। दूसरों को, चाहे वे अपने पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार। यह लौंडा तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है। उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूँ। जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाते हुए मुख से कहा, मेरी हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उसे उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरी आटा और 5 टिन घी लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफी तंबीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायती करनी चाहिए। मुझसे इसलिए ना पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती हैं। अगर इन्हें मालूम होता कि मैं काम में किफायत करना पसंद ना करूंगी, तो इन्हें कभी मेरी उपेक्षा करने का साहस ना होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था, और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं। पर फूलमती चिंतित होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबी पर भी किसी को अपनी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ के न्योते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल-संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते, कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है। दिन भाग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रोध होकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रखती नहीं, चली है गृहस्थी चलाने। भद होगी और क्या। सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई चीज ना आई ना कम आ, वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी। कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी की पत्तल पर पहुंचेगी, किसी का की पत्तल पर नहीं। आखिर इन सबों को क्या हो गया है। अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है। वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली होती कौन है। कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हो ही नहीं। यह मुझसे ना बर्दाश्त होगा। माँ झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू, मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा। कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ मालूम नहीं। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाए। हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया। अब मैं क्या जानूं किसने किया। जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो, रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर ना था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रख कर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत ना बैठी थी। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोग आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे। क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे। 2 पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती। यही तो होता है कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है।
किसी तरह यह बला सिर से हटे और चैन से सोएं। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं, किसी को हिलने की भी जगह नहीं। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई, लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कढ़ाव पर से ना जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक काटने की हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह ना खोल सकती थी। नमक पिसा और पत्तलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा, पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध ना था। बर्फ भी ना मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात बर्फ कहाँ। आदमी खाली हाथ लौटा। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी दिया गया। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छीछालेतर उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुधि ना थी। सुधि कहाँ से रहे, जब किसी को गप सप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं विरादे को भोज देने, और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पंगत से उड़े क्या? लोग पंगत से उठे क्यों जा रहे हैं? क्या मामला है? फूलमती उदासीन ना रह सकी। कोठे से निकलकर बरामदे में आई और कामतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब ना दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुझला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी यह प्रश्न किया। मालूम हुआ किस शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों ना उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे। एक दूसरे को इल्जाम दे रहा था। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिख लगी कि नहीं? यहाँ भी कुछ कसर बाकी है। डूब मरो सबके सब जाकर चिल्लो भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब ना दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है रही? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। कामतानाथ कुछ देर तक तो चुप खड़ा रहा, आखिर झुझला कर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा। भूल हुई, हम मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती हैं। आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीबी कुमुद से इतना सा भी काम ना होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी। हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा। इसमें ना कुमुद का कसूर है, ना तुम्हारा ना मेरा। संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी, वह हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरी के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसे जगहसाई और कैसे नाक कटाई? तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते हो नहीं, उल्टे और बेहयाई की बातें करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माओ क्यों? किसी की चोरी की है? चीनी में चींटे और आटे में घुनिया नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह ना पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं, चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बात करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यहाँ धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, उनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस नहीं खाते? तालाब के कछुए और घोंघे तक को किसी से बचते नहीं।
जरा सी चूहिया में क्या रखा था। फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसा अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भाव भगवान ही रक्षा करे। अपना सा मुंह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीफ है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी हैं, कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपए पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंत में भी ना करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दे और 5,000 नेक न्यौछावर बाजे गाजे में उड़ा दे तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं। कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई न कोई साझेदार मिल जाएगी। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह तो नहीं हो सकता। कमतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेत में कोई लेख छापता नहीं, रुपए कौन देता है। दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामतानाथ ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई। तुम तो बहुत थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी रह सकती है। अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे में ना लग जाऊं विवाह का नाम भी ना लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह ही नहीं करना चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत है, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे। सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ। और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वे इतने स्वार्थांध नहीं है कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार ना हो जाए। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें। दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला इसमें कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है। सरकार से वजीफा पाते हैं, पास होने पर कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही नहीं, हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे। अभी यह लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विसेज में आ जाए। उस वक्त सफर की तैयारी में 4-5 साल 4-5 हजार लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे। मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है। असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है। कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझे।
मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत ना जाऊं पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़ी में राजी हो जाए। इस विवाह से मैं 1,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे। एमए बीए ना सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी पूछ तो लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत ना मालूम हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह ना कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती है। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा ही की कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्से हों और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगे। ओमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसियाकर कहा, गहने 10,000 से कम के ना होंगे। कामतानाथ अविचलित स्वर में बोले, कितने के हो, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप लोग अलग बैठिए। हाँ, बीच में भाजी ना मारिएगा। मैं अलग रहूंगा और तुम सीता? अलग रहूंगा। लेकिन लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है। इसके आगे की कहानी मैं पार्ट सेकंड में डालूंगी। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, जिससे आप पार्ट सेकंड भी सुन सकें और पूरी कहानी को जान सकें। धन्यवाद।